बेटा इट इज पेज नंबर 24 और डेसिडरेटा पोएम का आगे का पोर्शन अब करना है हमें। तो डिजायर्ड थिंग्स और कौन कौन सी है वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पहुंचते हैं, पहला स्टैंजा आज का जो शुरू हो रहा है, पोएट कह रहा है बी योरसेल्फ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग योरसेल्फ? बीइंग योरसेल्फ का मतलब है डू नॉट इमिटेट अदर्स, डू नॉट कॉपी अदर्स। ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, नो नीड टू कॉपी अदर्स। स्पेशली डू नॉट फेन अटेंशन, और स्पेशली सबसे जरूरी बात, डू नॉट फेन। फेन का मतलब प्रिटेंड, अफेक्शन का मतलब टू बी लविंग। डोंट adopt a false behavior. Do not adopt a false behavior. Do not try to be loving. If you are not loving inside, do not show it off. Neither be cynical. You don't have to be cynical का मतलब बेटा critical. Cynical का मतलब disappointed. You don't have to be disappointed about love. तो कॉन्ट्रास्ट देखिए आप, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट? ही सेज आप ना तो लव को प्रिटेंड करो और ना ही आप लव के लिए क्रिटिकल हो, आप लव के लिए डिसअपॉइंटेड भी मत हो। क्या मतलब है इसका? तो बहुत पुराने हमारे यहाँ के जमाने का, हमारे यहाँ भी नहीं, आई वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड व्हेन आई यूज्ड टू लिसन दिस सॉन्ग। वो बहुत पुराने जमाने का है और उसमें बेटा एक गाना है, मोहब्बत बहुत नाकाम चीज है, ऐसा करके। तो वो कह रहा है ऐसा भी नहीं सोचना है, ऐसा भी क्रिटिकल नहीं होना है लव के लिए। फॉर इन द फेस ऑफ ऑल एरिडिटी, बेटा फॉर का मतलब बिकॉज, ऑल इन द फेस ऑफ ऑल एरिडिटी। एरिडिटी का मतलब वैसे होता है बेटा ड्राइनेस, पर यहाँ पे इसका मतलब है लैकिंग इंटरेस्ट। एंड डिसएन्चांटमेंट, डिसएन्चांटमेंट का मतलब लिखो डिसइल्यूजनमेंट, डिसएन्चांटमेंट का मतलब लिखो नो लॉन्गर अट्रैक्टिव। फिर से समझा रही हूं और लाइन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फॉर मीन्स बिकॉज, in the face of all aridity, aridity मतलब dryness, boring, बेटा disenchantment का मतलब disillusionment, मतलब no longer attractive। it is, it का मतलब लिखो love is, as perennial, perennial का मतलब eternal, as the grass, as the grass जैसे घास होती है बेटा, इट इज एज पेरिनियल एज द ग्रास। सिमिली यूज हुई है, लव का कंपैरिजन घास से किया है हमने। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि लव बेटा जितनी भी ड्राइनेस हो लाइफ में, बेटा लव जितना भी हमारे लाइफ में अनअट्रैक्टिव चीजें हो, सिर्फ एक लव ही ऐसा है जो कि इटर्नल है, जो कि अनएंडिंग है, जो कि हमें मिलने ही वाला है, हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो कितनी कॉन्ट्रास्टिंग बात करी है लव के बारे में। इस स्टैंजा में पहले उसने एक लाइन उठा के रख दी कि आप यूनिक हो, डू नॉट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, और उसने हटा के साइड में रख दिया। उसके बाद पूरे स्टैंजा में उसने लव के बारे में बताया। तो उसने कहा लव को प्रिटेंड नहीं करना, लव को क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि लव तो इटर्नल है, जैसे घास हर जगह उगाती है, घास को उगाना नहीं पड़ता, हर जगह ग्रो हो जाती है, ऐसे प्यार हर जगह ग्रो हो जाता है। कितनी भी बेटा ड्राइनेस हो, कितना भी डलनेस हो, कितना भी अनअट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर हो,
और इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टैंजा में बताता है, कहता है टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स. वेरी नाइस. टेक काइंडली द काउंसिल. काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस. ऑफ द ईयर्स, बेटा इसका मतलब लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस. जैसे जैसे साल गुजरते हैं हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है बाय थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस. तो ही सेज टेक काइंडली the experiences of the years. So you don't have to be harsh. आपको अपने experiences के लिए harsh नहीं होना. You be kind. You learn from them. Gracefully surrendering the things of you. और जैसे एक एक साल गुजरता जाता है, gracefully का मतलब बेटा with dignity, with respect. सरेंडरिंग का मतलब लेटिंग गो, जाने दीजिए. द थिंग्स ऑफ द यूथ. द थिंग्स ऑफ द यूथ का मतलब हो गया द थिंग्स ऑफ द यंग एज. जैसे बेटा आप बचपन से जैसे ही एडल्टहुड में या अपने यूथ में आते हो तो आप वो पीछे वाली चीजें छोड़ देते हो ग्रेसफुली. वैसे ही जब यंग एज से मिडिल एज में जा रहे हैं तो बहुत ग्रेसफुली विद डिग्निटी वो वाली बातें छोड़ दो. और जब ओल्ड एज में आ रहे हैं तो मिडिल एज के बारे में ग्रेसफुली लेट देम गो. ठीक है, इट इज ओके. पर हम क्या करते हैं, हम अपनी एज को पकड़ करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पोएट मना कर रहा है. बट बेटा सॉरी, थिंग्स ऑफ यूथ नर्चर. अब एक और एडवाइस देता है. नर्चर का मतलब कल्टीवेट. कल्टीवेट लविंगली. स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट. स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट का मतलब बेटा इनर स्ट्रेंथ. योर विल पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग. योर स्पिरिचुअल पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, एजेस आपकी एज आगे बढ़ रही है, पुरानी चीजें जो है उनको तो सरेंडर कर दो ग्रेसफुली. और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपकी स्ट्रेंथ जो है स्पिरिट की बढ़ती चली जाएगी. तो इनर स्ट्रेंथ वी हैव टू नर्चर, वी हैव टू कल्टीवेट. नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ स्पिरिट टू शील्ड यू. शील्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट यू in sudden misfortune. और बेटा misfortune, the accidents, the mishappenings, the harsh luck, the hard luck, ये at once आ जाते हैं. तो उस at once जो हमें mishappening हुई है उसके लिए हमें inner strength चाहिए फेस करने को. और अगर इनर स्ट्रेंथ चाहिए फेस करने को तो वो बेटा हमें प्रोटेक्ट करेगी, पर एक दिन में डेवलप नहीं होगी. तो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा उसे. जैसे हम प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं तो बेटा धीरे धीरे तो बड़े होते हैं. तो इनर स्ट्रेंथ को भी कल्टीवेट करो ताकि जब कोई मिस हैपनिंग हो सडनली, देन योर इनर स्ट्रेंथ विल प्रोटेक्ट यू. बट do not distress yourself. Contrast. तो do not distress का मतलब do not trouble yourself with dark imaginings. Dark imaginings बेटा again metaphor use हुआ है. Dark imaginings का मतलब negativity, baseless fear. और सारे दिन ये भी नहीं सोचना पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, पता नहीं कितना खराब हो जाएगा. ऐसा बेसलेस इमेजिनेशंस पे नहीं जाना है और बेटा नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है. मेनी फियर्स आर बोर्न ऑफ फटीग एंड लोनलीनेस. फटीग का मतलब लिखो टायर्डनेस एंड लोनलीनेस. क्योंकि बहुत सारे डर, जब आप थक जाते हो, फिजिकली नहीं मेंटली, जब आप अकेले होते हो तो आप डरे सहमे होते हो जिसका कोई बेस नहीं होता. बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन. बेटा होलसम मतलब
healthy discipline, be gentle with yourself. अब इस वाले स्टैंजा में 3 चीजें उसने कही है. पहली चीज उसने आपको कही है कि we should learn from our experiences and we should let the earlier stages of our life go gracefully. दूसरी बात उसने कही है कि हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करना है टू प्रोटेक्ट अस व्हेन एनी मिसहैपनिंग हैपेंस विद अस. बट it does not mean that we should always live in fear or we should always think about, oh ये तो पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा. और बेटा तीसरे नंबर पर उसने हमको बोला हुआ है डिसिप्लिन करना चाहिए. योर लाइफ शुड बी डिसिप्लिन, but you should not be stressed about it. You should not lose your composure for it. बेटा be gentle with yourself. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर. अब बेटा देखो, पोएट जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो डीपर लेवल पे चलता चला जाता है. तो अभी तक उसने भगवान जी की बात नहीं करी थी, अब वो एक और बात कर रहा है. भगवान जी रेफर्स टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है. यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स. वो हमें याद दिलाता है कि हम बेटा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के चाइल्ड हैं. यूनिवर्स का मतलब द होल. तो बेटा जैसे बच्चा होता है अपने घर में कितना कंफर्टेबल रहता है, तो यूनिवर्स हमारा घर है और हमें उसमें उतना ही कंफर्टेबल और सेफ सिक्योर महसूस करना है. नो लेस देन द ट्रीज एंड द स्टार्स. जैसे पेड़, वो भी क्या है, आराम से रहते होते हैं. और स्टार्स, तो बेटा जैसे स्टार्स हैं, जैसे ट्रीज हैं, वैसे ही हम भी हैं. नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड. यू हैव अ राइट टू बी हियर. और ये तुम्हारी अथॉरिटी है कि तुम इस यूनिवर्स में रहो, क्योंकि ये यूनिवर्स तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारा घर है और तुम्हें अधिकार मिला है यहाँ रहने का, जितने अधिकार से पेड़ रहते हैं और बेटा जैसे स्टार्स दिखाई देते हैं. एंड वेदर और नॉट इट इज क्लियर टू यू. क्लियर का मतलब अंडरस्टैंड, चाहे ये बात आपको समझ आए या ना आए. No doubt the universe is unfolding as it should. Unfolding का मतलब लिखो बेटा revealing itself. Revealing itself. मैम इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा. अरे समझ आएगा बेटा. इसमें देखो वो क्या कह रहा है तुमसे. इसमें वो तुमसे ये कहना चाह रहा है कि always we are complaining. ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया. वो कहता है नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स, बिकॉज दिस यूनिवर्स, आपको समझ आए या ना आए, इज डूइंग विच इज द बेस्ट फॉर ईच वन ऑफ अस. हम सबके लिए जो बेस्ट है वही यूनिवर्स कर रहा है. तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करना है. एंड रहना कैसे है, जैसे बेटा अ चाइल्ड लिव्स इन हिज हाउस, सेफ, सिक्योर, केयर फ्री, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज आवर हाउस एंड ही हैज कंपेयर्ड अस विद ट्रीज एंड स्टार्स. और बेटा साथ में कहता है ये तो हमारा अधिकार है यहाँ रहने का. Therefore, be at peace with God. इसलिए भगवान जी से सारा टाइम शिकायत नहीं, इसलिए गॉड से सारा टाइम बेगिंग नहीं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और सारे दिन उनसे क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसा क्यों नहीं. बी पीस विद गॉड, बिकॉज गॉड के साथ हमारी यही 3 चीज होती है. वी प्रे टू हिम फॉर आस्किंग समथिंग, सो डोंट आस्क एनीथिंग. We pray to God because we have so many questions, and we pray to God because we have complaints. So he says, be peaceful with God. Whatever you conceive him to be, very nice line. Him देखो कैपिटल लेटर में H कैपिटल लिखा हुआ है बेटा, तो वो कैपिटल का मतलब पर्सोनिफाई कर लिया गॉड को. बेटा कंसीव का मतलब विजुअलाइज. और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम भगवान जो है
उसको कहाँ देखते हो, कैसा देखते हो, हाउ डू यू विजुअलाइज गॉड? आप पेड़ के अंदर देखते हो, आप नदी के अंदर देखते हो, आप माता पिता के अंदर देखते हो, आप लाइट के अंदर देखते हो, आप जिसके अंदर भी गॉड को देखते हो, विजुअलाइज करो जैसा करते हो, पर बी पीसफुल विद हिम. डोंट कंप्लेन, डोंट क्वेश्चन, डोंट डिजायर कंटिन्यूअसली. एंड वॉट एवर योर लेबर्स मतलब पेन्स, और बेटा हार्ड वर्क, एंड एस्पिरेशंस का मतलब एम्बिशंस, इन द नॉइजी कंफ्यूजन ऑफ लाइफ. और बेटा लाइफ इज अ प्लेस वेयर वी ऑफ्टन गेट कंफ्यूज. लाइफ इज अ प्लेस जहां बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और उस लाइफ में हमें अपनी एम्बिशंस को पूरा करना है. बेटा कीप पीस इन योर सोल, वही वाली लाइन जो फर्स्ट स्टेंजा में, योर सोल शुड बी पीसफुल. हाउ मच हार्ड वर्क वी आर डूइंग, हम कितना भी मेहनत का काम कर रहे हैं, हमारी एम्बिशन कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, अपनी इनर को बेटा वर्ल्ड को डिस्टर्ब नहीं करना. सोल मतलब इनर वर्ल्ड, अपने इनर वर्ल्ड को परेशान नहीं करना है जरा भी. और बेटा लास्ट में हमसे कहता है विद ऑल इट्स शैम. मैम इट्स का मतलब क्या हुआ? लाइफ, जिंदगी. बेटा शैम का मतलब हो गया फॉल्सनेस, शैम का मतलब हो गया हिपोक्रेसी, डबल फेस्ड. जिंदगी में चाहे कितना भी आपको बेटा फॉल्सहुड दिखाई दे, झूठ दिखाई दे. ड्रजरी का मतलब बेटा हार्ड बोरिंग वर्क, चाहे आपको कितना भी बोरडम महसूस हो. एंड ब्रोकन ड्रीम्स, चाहे आप कितने बार भी फेल हो जाएं, आपके सपने पूरे ही नहीं हो रहे हैं, इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. पर दुनिया फिर भी बहुत सुंदर है, जिंदगी फिर भी बहुत सुंदर है. बी चेयरफुल, स्ट्राइव, वेरी नाइस वर्ड, वेरी वेरी नाइस वर्ड. स्ट्राइव का मतलब स्ट्रगल टू बी हैप्पी. तो स्ट्रगल टू बी हैप्पी का मतलब हुआ बेटा वी हैव टू फाइंड आउट अवर हैप्पीनेस फ्रॉम द लाइफ. जिंदगी में हमें खुशी जो है उस वो ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिलेगी. वी हैव टू स्ट्रगल टू इट, मीन्स वी हैव टू सर्च कहाँ पे हैप्पीनेस है. अदरवाइज वी विल ऑलवेज कंप्लेन एंड वी विल सी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच कम्स टू अस. तो बेटा पोएट ने बड़ा अच्छा सा पोयम भी लिखा है, और पोएट ने हमें ऐसा लगता आगे के लिए तैयार भी करा है कि ये वाली पोयम बार बार पढ़ते रहना और देखते रहना. दिस इज अ नाइस पोयम. अब बेटा नाइस पोयम भी है, मैसेज भी मिल गया है, पर आंसर तो लिखना ही है. तो जल्दी से नोट्स खोलो. कल हमने 2 पेजेस पढ़े थे, आज पीडीएफ में 3rd पेज निकालो, और 3rd और 4th पेज पढ़ रहे हैं बेटा. उसके बाद जो है जो बचेगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन वगैरह वो फिर हम नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे. तो आज मैं नोट्स का 3rd पेज पढ़ रही हूँ, लिसन टू इट. बीच बीच में कोट्स हैं, ये पोएम बहुत अच्छी है बेटा, इसकी कोट्स भी बड़ी आसान है, 2-2 लाइन. वे वी कैन रीच द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ योर करियर, फॉर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी, but let this not blind you to what virtue there is. इस लाइन का मतलब but do not get tricked in the workplace as the world is full of tricksters. However, not everyone is bad in the world. The world is full of noble, virtuous and heroic persons. We should not overlook this fact. The poet gives practical suggestions to be successful as well as peaceful. नहीं तो सक्सेस हमें मिल जाती है पर अंदर से हम बड़े परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल के बाद सक्सेस मिली ऐसा कहते हैं. It is very important to be what we are. आज बेटा यहाँ से शुरू किया था. We should not pretend, show off to be loving towards someone if we are not. At the same time, we should not be cynical towards love. Disappointed भी नहीं होना है love के लिए. In this world of dried up feelings, love is as fresh as the grass. It is as perennial as the grass.
The poet, आगे हमने पढ़ा, specifically asks to avoid hypocrisy, double-facedness. If you fill others' life with love, your own life will be filled with love in return. This is because love is the only virtue that lasts forever. Be yourself, especially do not feign affection. The poet advises us to grow old gracefully. It means to learn from your past experiences. He further suggests not to hold to youthful memories of the past. सारे दिन उस पुरानी बातें नहीं करना होता है. बेटा, take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. We should cultivate strong spiritual powers to cope with misfortunes that may strike us anytime. Do not get disturbed by imagining things that have not happened. जो हुआ अब क्या होगा और कैसे हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस टाइप के thoughts. Many times, these imaginations are the result of fear caused by fatigue and loneliness. Many fears are born of fatigue and loneliness. जब हम mentally exhausted हैं, अकेले हैं, beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. The poet wants us not to be too strict with ourselves. Healthy self-control is good, but too much of it is unwholesome. Unhealthy होता है बहुत strict रहना अपने तरफ. और बेटा इसके बाद after telling not to brood का मतलब overthink about future possible actions, the poet asks to accept our position in the universe. और अपनी position तो पता होनी चाहिए. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. He says human beings are as much a part of the universe as the trees and the stars are. Whether we understand it or not, everything in this universe is happening as it should. And we should not belittle ourselves. अपने को छोटा नहीं बनाओ. Belittle ourselves in our own eyes. Whatever is happening according to a plan, and we should have faith in God. बेटा ज्यादा तो बचा नहीं है, पर हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे इसको और फिर ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा. आज हमारा पर्सनल प्रोफाइल भी लिखने का दिन है. कल मैं समझा रही थी व्हाट इज पर्सनल प्रोफाइल. तो जब हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं, नया नया जॉब अप्लाई करते हैं, ट्रेनी के जैसा हम बेटा जाते हैं, तो हम पर्सनल प्रोफाइल लिखते हैं. तो कल हमने क्या बताया, वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, हमें अपने इंटरेस्ट्स बताने हैं, करियर बताना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल, एडवांटेजेस टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, व्हाई वी हैव चोजन दिस कोर्स. वी हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट. ठीक है, राइट क्वेश्चन. अच्छा बेटा एक और बात सुनो, हमें अपनी थोड़ा वीकनेस भी बतानी होती है. तो जितनी चीजें मैंने बताई ये सारी के सारी पर्सनल प्रोफाइल में आप लिखोगे, पर आप एक खास बात ध्यान रखना, ये डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन है. तो इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन में जितनी चीजें लिखी हुई हैं कि ये भी इंक्लूड करो, ये भी इंक्लूड करो, एक बार उसको पढ़ लेना, और हो सकता है कोई एक आध एक्स्ट्रा बात हो तो वो आप अपनी तरफ से उसमें लिख दीजिएगा. अदरवाइज जितनी नेसेसरी चीजें वो लोग बोलेंगे लिखने के लिए, वो तो मैं लिखवा ही रही हूँ तुमको. तो एक अपना पर्सनल प्रोफाइल 11th क्लास के लिए तैयार करके रख लो, आएगा तो मुझे लिखना है. जैसे आपने बेटा बाकी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे इनको ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो करा दिए मैंने, उन लोगों को अभी कराऊंगी. तो वो सारा हमें हमारे पास एक एक होना चाहिए. अब बेटा हेडिंग डालिए जरा इसमें. That will be like पर्सनल प्रोफाइल लिखने के बाद बेटा इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे इसको, तो क्या होता है,
हम कहाँ के लिए लिख रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता है कि हम पर्सनल प्रोफाइल कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किसको देना है। तो बेटा इसका जो सेंटर में जो मार्जिन है पेज का, उससे 1 फिंगर गैप छोड़ो और बेटा पूरा जो है वो सेंटर में लिखो टू टी कैपिटल whomsoever it may concern। हमारी हेडिंग इसकी हो जाएगी पर्सनल प्रोफाइल की, टू मार्जिन से 1 फिंगर गैप लेके हमने लिखा टी कैपिटल whomsoever it may concern। अंडरलाइन करो उसको और बेटा अंडरलाइन करने के बाद एक लाइन छोड़ दो और एक लाइन छोड़ के अब हम अपना पर्सनल प्रोफाइल कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखो। आई एम क्वेश्चन में बेटा नाम दिया हुआ था अरुणिमा, तो मैंने लिखा आई एम अरुणिमा, अदरवाइज आप अपना नाम लिख लो। आई एम अपना नाम लिखो, ऑफ क्लास 12 और 11 सॉरी, ऑफ क्लास 11 कॉमा एंड थोड़े चेंजेस मैं आपको पूरा का पूरा बेटा फ्रेम दे रही हूँ, उसमें जो चेंजेस आपको करने होंगे वो आप कर लेना। आई एम आपने अपना नाम लिखा, ऑफ क्लास 11 कॉमा एन enthusiastic commerce student, an enthusiastic commerce student with high self efficacy, EFFICACY, फुल स्टॉप। देखो बेटा रिपीट कर रही हूँ, आई एम हमने अपना नाम लिखा, ऑफ क्लास 12 कॉमा एन एंथुजियास्टिक कॉमर्स स्टूडेंट विद हाई सेल्फ एफिकेसी, EFFICACY। बेटा एफिकेसी का मतलब होता है, सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि जब हम सोचते हैं कि जो हमारी लाइफ में सिचुएशन आएगी उसे हम आराम से शेप कर सकते हैं। जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम होती है वो लोग ऐसा बोलते हैं, मालूम नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे हैंडल करना है। हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग कहते हैं, ओ व्हाटएवर विल हैपन आई एम रेडी टू हैंडल इट। ठीक है, तो हाई सेल्फ एफिकेसी है हमारी, फुल स्टॉप। आई एम अ फर्म बिलीवर, अपने बारे में बता रहे हो, आई एम अ फर्म बिलीवर in showing determination, comma diligence, DILIGENCE, and dedication in every task. I am a firm believer in determination, diligence and dedication in every task. बेटा डिटर्मिनेशन पता है, डिलीजेंस का मतलब अटेंशन के साथ मेहनत करना और डेडिकेशन का मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड होके काम करना। तो हर टास्क में ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय।